तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में शेमारू मी पे रिलीज हुई एक गुजराती हॉरर कॉमेडी फिल्म। इस फिल्म का नाम है झमकुड़ी और इस फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा स्त्री से मिलती जुलती है। कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म उसी से इंस्पायर्ड है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम गुजरात के एक गाँव रानीवाड़ा को देखते हैं और रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे तो हम एक लड़की सपना को देखते हैं जो कि गाँव के सरपंच की बेटी है। वो ईयरफोन्स लगाकर गरबा गाना सुन रही थी और उसके पापा आकर कहते हैं बहुत लेट हो गई है, अब सो जा। लेकिन फिर भी वो गाना सुन रही थी कि तभी अचानक से जोर की आवाज सुनाई देती है जिससे कि वो डर गई थी और उसे कोई खींच कर ले जाता है। अब कहानी जाती है 2 दिन पहले और हम 3 लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक सरपंच की बेटी सपना होती है और एक लड़की होती है किंजल, और वो तीनों लड़कियां नदी किनारे गरबा डांस कर रही थी। लेकिन तभी उन लड़कियों को रोकने के लिए एक आदमी आता है और डांटने लगता है। कहता है तुम्हें पता नहीं है कि इस गांव में गरबा करना मना है। और वो सपना को कहने लगता है कि तुम्हें तो इस सब के बारे में पता होना चाहिए। किंजल पूछती है कि आखिर गरबा करने में प्रॉब्लम क्या है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम इस गाँव में नई आई हो इसलिए तुम्हें चुड़ैल के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें उससे डर लगता है। रानीवाड़ा गाँव में एक चुड़ैल का प्रकोप है। जैसे ही नवरात्र का समय आता है और लोग गरबा में झूमने लगते हैं, उसी के दूसरी तरफ गांव के ऊपर एक शैतानी साया मंडरा रहा है। किंजल हंसने लगती है, कहती है कि ये सब फालतू की कहानी है और कहने लगती है कि आजकल के जमाने में भूत प्रेत पर कौन ही यकीन करता है, पागल हो आप। लेकिन वो आदमी दोनों लड़की से कहता है कि तुम दोनों को अकल नहीं है, किंजल को समझाओ। किंजल कहती है कि हम तीनों ने तो गरबा में डांस भी किया, जिस पर वो आदमी घबराने लगता है और जाने लगता है। किंजल पूछती है कि अब चुड़ैल हमारे साथ क्या करेगी। वो आदमी उनसे कहता है प्रार्थना करो कि वो किसी की जान न ले ले। अब इसके बाद हम मिलते हैं एक रीडेवलपमेंट एजेंट मनसूख से, जो कि रानीवाड़ा गांव के बाहर में एक टपरी पर आकर चाय पीता है। और उस दुकान को चलाने वाले होते हैं 2 दोस्त। एक का नाम है ए, क्योंकि वो ए से ज्यादा कुछ नहीं बोलता, और दूसरे का नाम है छौमा मा 5। वो आदमी उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों के नाम इतने अजीब क्यों हैं, और वो रानीवाड़ा गाँव जाने का रास्ता पूछता है। कि तभी मनसूख को किसी आदमी का फोन आता है और वो कहता है कि मैं हवेली पहुंच रहा हूं, जिससे कि दोनों दोस्त घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन सी हवेली में जाने की बात कर रहे हैं। मनसूख कहता है रानीवाड़ा में तो एक ही हवेली है और मेरे क्लाइंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसे दोबारा से रीडेवलप करने के लिए। वहां बैठे सारे ग्राहक भाग जाते हैं और छौमा मा 5 उसे समझाता है कि उस हवेली में जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वहां पर जमकुड़ी नाम की चुड़ैल रहती है और आपको वो कभी हवेली में घुसने नहीं देगी। मगर वो एजेंट कहता है कि मुझे ये सब चुड़ैल से डर नहीं लगता और ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो गाँव जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद मनसूख हवेली के बाहर जाकर रानीवाड़ा गांव के एकमात्र रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है, जिसका नाम है बाबू भाई। बाबू भाई उसे कहता है इससे पहले अंधेरा हो जाए हम लोग हवेली घूम लेते हैं। मनसूख उसे पूछता है अंधेरा हो जाने से पहले मतलब क्या, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाबू भाई बात छुपाने की कोशिश करता है, कहता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसे तो किसी तरह ये हवेली बेचना था, तो वो झूठ पर झूठ कहते रहता है। तभी मनसूख को क्लाइंट का फोन आता है जो कि लंदन में रहता है और मनसूख उसे बताने लगता है कि हवेली सच में शानदार है। अब उसके बाद वो दोनों ताला तोड़कर अंदर जाते हैं। मनसूख उसे पूछने लगता है कि गाँव के बाहर चाय के दुकान पर एक टेढ़ा गर्दन वाला लड़का मिला। वो बोल रहा था कि यहाँ कोई झमकुड़ी नाम की चुड़ैल रहती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना बाद में। बाबू भाई फिर से झूठ बोलकर बात को ढकने की कोशिश करता है। कहता है गांव के लोगों की तो आदत ही होती है फालतू की कहानी बनाना। महल बहुत ही बड़ा और शानदार था। दोनों अंदर जाते हैं और मनसूख पूछता है कि मुझे झमकुड़ी के बारे में बताओ कि आखिर उसकी स्टोरी है क्या। बाबू भाई बताने लगता है कि आज से बहुत साल पहले राजा इंद्रजीत यहाँ पर शासन करते थे और कहा जाता है कि उसकी 100 रानी थी जिसे कि वो बहुत प्यार करता था। जैसे कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, वैसे ही इंद्रजीत ने अपनी रानियों के लिए यह महल बनवाया रानीवाड़ा। तभी उनके सामने से कोई गुजरती है जिससे कि मनसूख घबरा जाता है, मगर बाबू भाई कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहानी कंटिन्यू करता है और कहता है कि राजा और उसकी 99 रानियां शांति से रहा करती थी, लेकिन जब 100वीं रानी आई जिसका नाम था झमकुड़ी, तभी से प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर वहां पर खिड़की अपने आप बंद हो जाती है तो बाबू भाई कहता है कि हवा के वजह से बंद हो गया। इसके बाद वो लोग किचन में आते हैं और बाबू भाई आगे कहानी बताता है कि झमकुड़ी बाकी रानी से बहुत ज्यादा जलती थी। राजा अपनी प्रॉपर्टी 99 रानियों के साथ बांट देना चाहते थे, जबकि उसे 100 रानी के साथ बांटना चाहिए था। इसीलिए झमकुड़ी ने राजा को लूटने का प्लान बनाया, लेकिन राजा को खबर लग गई कि झमकुड़ी उसके खजाने को लूटना चाहती है। इसलिए झमकुड़ी सभी रानियों के ऊपर गरम तेल डालकर मार डालती है। जब सभी रानियां सो रही थी और झमकुड़ी भी खुद को मार डालती है, अपने आप को
आग में समर्पित करके। इतना ही नहीं, वो मरने के बाद भी रानीवारा में भटक रही है क्योंकि उसे खजाना नहीं मिला और इसीलिए वो किसी को भी इस खजाने को हाथ लगाने नहीं देगी। मनसुख पूछता है तो फिर किसी को खजाना मिला क्या? बाबू भाई बताने लगता है कि जो कोई भी खजाना ढूंढने की कोशिश करता है उसे झमकुड़ी चुड़ैल से सामना करना पड़ता है। फिर वो लोग पहुंचते हैं राजा के प्राइवेट पार्टी वाले जगह पर और वहाँ पर राजा रानियों के साथ गरबा करते थे और झमकुड़ी का गुस्सा नवरात्रि के समय 7वें आसमान पर रहता है। मनसुख पूछता है क्या वो नवरात्रि के समय ही गुस्सा रहती है या फिर हर समय? बाबू भाई बोलता है कि ये तो तुम्हारी नीयत के ऊपर निर्भर करता है, अगर तुम उससे गुस्सा दिलाओगे तो वो तुम्हें मार डालेगी। कि तभी उनके सामने बरगद का पेड़ होता है, उसमें से एक बड़ा सा डाली उनके सामने गिर जाता है जिससे मनसुख डर गया था, लेकिन फिर भी बाबू भाई कवर करने की कोशिश करता है। कहता है पेड़ पुराना है, सड़ गया है तो गिर गया। मनसुख पूछता है ये जो कहानी है क्या ये सच है? बाबू भाई कहता है अरे नहीं, ये सब तो ऐसे ही गांव लोगों के बनाए हुए स्टोरीज हैं, बस आप अपने क्लाइंट से डील पक्का करो। फिर वो लोग बेसमेंट के पास आते हैं और ये सुनकर मनसुख बाबू भाई से कहने लगता है कि हो सकता है कि खजाना यहीं नीचे हो, क्योंकि मैंने जितने भी बिल्डिंग को रीडेवलप कराया है बेसमेंट से कुछ ना कुछ कीमती सामान तो निकलता ही है। सोचो बाबू भाई, अगर नीचे में खजाना हो तो हम लोग अमीर बन जाएंगे, आधा मेरा आधा तुम्हारा। बाबू भाई भी लालच में बह जाता है और मनसुख के साथ बेसमेंट में टॉर्च लेकर चला जाता है जहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। लेकिन तभी मनसुख वहां से गायब हो जाता है और डर के मारे बाबू भाई बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं और उन्हें हर जगह खून के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे कि उसके डर की मारे हालत ही खराब हो जाती है। फिर वहां पर इंस्पेक्टर ओमकार आते हैं और वो झमकुड़ी का नाम सुनकर डर जाते हैं और ओमकार की प्रॉब्लम यह है कि वो जब भी डरता है तो उसे उल्टी आने लगती है। बाबू भाई उसे कहता है जोर जोर से सांस लेने और तब जाकर ओमकार थोड़ा सा नॉर्मल होता है। ओमकार चेक करने के लिए आया था क्योंकि ताला टूटा हुआ था। बाबू भाई बताता है कि वो मनसुख नाम के आदमी के साथ हवेली देखने के लिए आया था क्योंकि वो रीडेवलपमेंट एजेंट है, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। फिर वो ओमकार से कहता है दोनों को जाना चाहिए मनसुख को ढूंढने के लिए। फिर दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन बाबू भाई उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि इंस्पेक्टर होकर वो अपने पास बंदूक भी नहीं रखता। ओमकार कहता है मेरे पास लाठी तो है, चिंता मत कर। बाबू भाई कहता है तो तू क्या चुड़ैल को लाठी से पीटेगा? तभी उनके सामने मनसुख आ जाता है जिसने शायद चुड़ैल को देख लिया और उसके मुंह से कुछ आवाज भी नहीं निकल रहा था। चुड़ैल का नाम सुनकर ओमकार को फिर से उल्टी आने लगती है और वो वहां ढेर सारी उल्टी कर देता है। अब अगले दिन हम बबलू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि कई सारी लड़कियों के साथ डेट पर जाता है, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। फिर उसका दोस्त घेलचंद्र बताने के लिए आता है कि वो लोग प्रॉब्लम में फंस गए हैं। इसके बाद उन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है और कहानी प्रेजेंट में आती है और बाबू भाई अपने घर आ चुका था और उसे तो बहुत तेज बुखार हो गई थी और देखते हैं कि उसकी बेटी कोई और नहीं बल्कि किंजल है और बाबू भाई को उसकी पत्नी बहुत डांट रही होती है कि उस हवेली में जाने की जरूरत क्या थी। तो वो कहता है कि मनसुख उसे बहुत ज्यादा कमीशन ऑफर कर रहा था, इसलिए उसे लगा कि उन पैसों से वो किंजल की धूमधाम से शादी करा सकता है। फिर वहां पर भागते भागते ओमकार आता है और वो बाबू भाई से कहता है कि दरवाजा मत खोलना क्योंकि गांव वाले तुझे पीटने के लिए आ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि तूने महल का ताला तोड़ दिया और मनसुख भी गायब है। और एक और हादसा हो गया है, पता चला सरपंच की बेटी को झमकुड़ी ने पकड़ लिया, जिससे किंजल डर जाती है क्योंकि सरपंच की बेटी उसकी दोस्त थी। फिर हम बबलू और उसके दोस्त घेलचंद्र को देखते हैं जो लॉकअप में बंद होते हैं और बबलू को लग रहा था कि उसकी शादी कभी नहीं होगी क्योंकि उसे कोई पसंद ही नहीं आ रही। वहाँ पर एक बाबा जी होते हैं और उनका नाम होता है कालीचरण PhD। वो लोग पूछते हैं कि बाबा जी जेल में क्या कर रहे हैं, तो कालीचरण कहता है मैं यहाँ अपने मर्जी से आया हूँ, जेल मेरा हेड ऑफिस है और बताता है कि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक कर सकता है। फिलहाल बबलू की शादी नहीं हो रही, इसीलिए वो लोग बाबा जी से मदद मांगते हैं। बाबा जी अपने कंधे के पीछे किसी से बात करते हैं। घेलचंद्र पूछता है वहाँ है कौन, तो बाबा जी कहते हैं कि वो मेरी पत्नी है और वो मेरे कंधे पर बैठी रहती है जैसे विक्रम के कंधे पर बेताल। उसकी पत्नी के मरने के बाद वो कभी उसे छोड़कर नहीं गई। कालीचरण बाबा बबलू के सिर पर लकीर को देखकर कहने लगते हैं कि ऐसा लकीर तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, तेरी एक शादी नहीं बल्कि 100 शादी होगी। अब ये सब बबलू को बेकार की बातें लग रही थी तो वह बाबा जी को पीटने लगता है। फिर अगले दिन दोनों को छोड़ दिया जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी हवेली को जब्त करने के लिए बैंक वाले लोग पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि उनके ऊपर 50 करोड़ का उधार है जो कि उस आदमी को चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो लोग महल को सील करने के लिए पहुंच गए थे। फिर वहां पर उसकी पत्नी राजकुमारी बीना आती है जो कि शाही वंश से है और वो आदमी उसे कहता है कि आज के समय में ये सब कुछ मैटर नहीं करता कि आप शाही हैं या नॉर्मल। तो वो बैंक वाला आदमी उन लोगों को 1 महीने का समय देता है। बीना उसे कह देती है कि 1 महीने का समय दिया है तो 1 महीने तक इस गांव में दिखना मत। उनके जाने के बाद उसका पति पूछने लगता है कि इतने पैसे हम लोग लाएंगे कहाँ से। राजकुमारी बीना कहती है
अपने महल से। कहती है कि लंदन से कल उसके स्वर्गीय भाई की बेटी कुमुद आने वाली है, लेकिन उसका एक प्लान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका एक और भाई है जो उसके रास्ते में कांटा बनेगा, और वो कांटा कोई और नहीं बल्कि कुंवर है। देखते हैं कि कुंवर से मिलने के लिए एक आदमी आया होता है जो कंप्लेन करता है कि कुंवर के आदमी ने उसके जमीन के सामने दीवार खड़ी कर दी है और उस आदमी के जमीन को वो लोग अपना बता रहे हैं। उसकी बेटी कहती है हमारे पास लीगल पेपर्स भी हैं। कुंवर कहता है जमीन मेरा है, और वो उस लड़की पर अपनी गंदी नजर डालता है, इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रानीवाड़ा गाँव में बबलू और उसका दोस्त घेल चंद्र पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका एक बैग गायब था। कंडक्टर कहता है आप हेड ऑफिस जाकर बात कर लीजिए, जिससे कि वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन बबलू की नजर पड़ती है कुमुद पर, जिसे वो देखते ही रह जाता है। उससे वो बात करने के लिए जाता है और बस उसके सामने बोलते ही रहता है। देखते हैं कि उन दोनों के साथ साथ वहां पर इंस्पेक्टर ओमकार भी थे जो उन पर नजर रख रहे थे। आखिर में कुमुद को लेने के लिए उसके अंकल कुंवर पहुंच जाते हैं और कुमुद को लेकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि इन लोगों से ज्यादा बात मत करना। आखिर में वहां पर बबलू के दोस्त पहुंच जाते हैं, छौमा 5 और ए। कुंवर कुमुद को लेकर बीना के घर पहुंचता है और वो लोग कुमुद को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मगर पता चलता है कुमुद का भी सामान बस में नहीं था। अब जब तक लगेज मिल नहीं जाता तब तक कुमुद यहीं पर बीना के घर पे रहेगी। इसके बाद वहाँ बीना की बेटी पारुल आती है और कुमुद से मिलती है और वो उसे कमरा दिखाने ले जाती है। कुमुद के जाने के बाद बीना अपने भाई कुंवर पर चिल्लाने लगती है और कहती है उस हवेली पर मेरा हक है। लेकिन कुंवर उस हवेली को अपने हाथ से इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। हवेली को लेकर दोनों भाई बहन में करवाहट है। बीना उस हवेली को किसी को भी हथियाने देगी नहीं, क्योंकि उसे पता है वहाँ पर खजाना दफन है और आज उसकी कीमत करोड़ों में है और उस खजाने से वो अपने ऊपर जितना भी कर्जा है वो सभी चुका सकते हैं। उसका पति कहता है मगर वहाँ तो झमकुड़ी रहती है। बीना हंसती है, कहती है ये सब तो कहानी है, मेरे और उस हवेली के बीच कोई नहीं आ सकता। इसके बाद हमें पता चलता है कि बबलू बाबू भाई का भतीजा है और दोनों मिलते हैं और बाबू भाई उनसे पूछने लगता है कि तुम दोनों को गांव में किसी ने पकड़ा नहीं। ओमकार कहता है कि इन दोनों को पीछे के रास्ते से अंदर लाया। बबलू भागते हुए बाहर जाता है और देखता है कि गांव वाले गुस्से में डंडा लेकर खड़े थे और वो बाबू भाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने ही हवेली का ताला तोड़ दिया और जमकुरी आजाद हो गई। और वो लोग किंजल पर भी गुस्सा थे, क्योंकि किंजल सरपंच की बेटी के साथ गरबा कर रही थी और गरबा के वजह से ही झमकुड़ी वापस आ गई है और वो सरपंच की बेटी को ले गई। गांव वाले चाहते हैं कि बाबू भाई को गांव से निकाल दिया जाए, लेकिन बबलू गांव वालों से कहता है कि एक हफ्ते के अंदर अगर वो जमकुड़ी चुड़ैल को गांव से नहीं निकालता तो एक हफ्ते के बाद वो अपने अंकल बाबू भाई को खुद गांव से बाहर निकाल देगा। बाबू भाई उनको बहुत कुछ समझाते हैं और बबलू फिर गांव वालों से कहता है 10 दिन के अंदर मैं चुड़ैल को गांव से भगा दूंगा, तब तक के लिए तुम यहाँ से जाओ। गांव वाले उनकी बात सुनकर चले जाते हैं। बाबू भाई समझाने लगता है कि वो चुड़ैल असली में है, लेकिन बबलू और घेलचंद्र उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारा धंधा है, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूटना, और ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, ये चुड़ैल के पीछे जो भी है हम उसे एक्सपोज कर देंगे। उसी रात देखते हैं कि सरपंच की बेटी की एक दोस्त होती है सृष्टि, जो कि अपना कपड़ा सिलाई कर रही थी कि तभी उसे भी झमकुड़ी पकड़ के ले जाती है। अगली सुबह बीना कुमुद को पुराने फोटोज दिखा रही थी और उन फोटोज को याद करके दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि महल में सब कोई कितने खुश रहते थे, नवरात्रि में गरबा करते थे। लेकिन अचानक गाँव से जैसे खुशी गायब ही हो गई है। फिर वो कुमुद से कहती है कि अब तू आ गई है तो मेरी इच्छा है कि महल को रेनोवेट करवाया जाए। कुमुद को भी चुड़ैल के बारे में पता है, मगर बीना उसे कहने लगती है कि राजा के समय से जो झूठ चलते आ रहा है चुड़ैल के बारे में, अभी तक गांव वाले उसी को लेकर बातें करते हैं, ये तो बस कहानी है। बबलू और घेलचंद्र रानीवाड़ा हवेली पहुंच जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो मनसुख और गायब हुई लड़कियों को ढूंढेंगे कैसे। मगर एक प्रॉब्लम और है कि वो झमकुड़ी से कैसे लड़ेंगे। वहाँ पर कुमुद पहुंच जाती है और वह बबलू को बताती है कि राजकुमारी बीना नवरात्रि की पहली रात इसी हवेली में गुजारना चाहती है पूरे परिवार के साथ। इसके बाद वो लोग हवेली के अंदर आते हैं और दरबार में जाते हैं। बबलू राजा वाले सिंहासन में बैठता है और कुमुद से पूछता है तुम्हारे दिल में कोई राजा है क्या। वो कहती है शायद। इसके बाद वो लोग रानी वाले कमरे के सामने आते हैं और बबलू से पूछने लगता है कि आखिर कुमुद को कैसा लड़का चाहिए। कुमुद कहती है कोई भी चलेगा, बस उसका दिल साफ होना चाहिए। फिर वो लोग स्विमिंग पूल में आते हैं और बरगद के पेड़ के सामने जाते हैं। कुमुद बबलू का चश्मा उतारती है, कहती है इसे मत पहना करो, वरना कोई भी लड़की तुम्हारी आंखों में देखेगी कैसे, और आंखों के जरिए ही तो वो तुम्हारे दिल में झांक सकती है। मतलब कि वो भी फुल ऑन लाइन मार रही थी। कुछ दिन के बाद देखते हैं कि बबलू और सभी लोग मिलकर महल को रेनोवेट कर देते हैं और आखिर में राजकुमारी बीना पूरे परिवार के साथ महल में रहने के लिए पहुंच जाती है और खजाना ढूंढना चाहती थी, लेकिन ये बात बबलू सुन लेता है। पूछता है कौन सा खजाना। बीना बात छुपाने लगती है और सच नहीं बताती, मगर बबलू को पता है बीना कुछ तो छुपा रही है। शाम के वक्त
जब वो अपने घर आता है तो उसके अंकल बाबू भाई बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। कहने लगते हैं कि 10 दिन खत्म होने वाला है और चुड़ैल को वो पकड़ेंगे कैसे। बबलू कहता है कि वो कुमुद से प्यार करने लगा है, लेकिन बाबू भाई उसे समझाते हैं कि राज परिवार में कोई भी अपना नहीं होता, वो तो अपनों को भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि उसकी कुमुद अलग है। रात के समय महल में देखते हैं कुमुद को उसकी बहन पारुल अपना लिखा हुआ कुछ पढ़कर सुना रही थी, क्योंकि उसे लिखना बहुत पसंद है, लेकिन उसके पापा मम्मी को ये पसंद नहीं। फिर वहाँ लाइट चली जाती है और पारुल को चुड़ैल पकड़ के ले जाती है। बाबू बबलू को आकर बताता है कि पारुल को झमकुड़ी पकड़ के ले गई और उसे यकीन नहीं हो रहा था, और वो महल के केयर टेकर से पूछने लगता है तो वो भी बताने लगता है कि उसने चुड़ैल को देखा। बाबू से पूछता है अच्छा तो वो क्या पहनी हुई थी। केयर टेकर कहता है घाघरा चोली। पूरा परिवार काफी दुखी था और बीना का पति भी चिल्लाने लगता है कि आखिर इस महल में रहने की जरूरत क्या थी। मगर बबलू को लगता है कि ये सब के पीछे कुंवर है, क्योंकि वैसे भी कुंवर और बीना इस हवेली को लेकर लड़ रहे हैं। बबलू उसे पूछने लगता है कि कल रात वो कहाँ था, तो कुंवर उसे अपना घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। कहता है मैं तो अपने घर पर ही था। कुमुद पूछती है कि अगर झमकुड़ी है तो वो चाहती क्या है। बबलू ठान लेता है कि वो चुड़ैल का पर्दाफाश करके रहेगा। फिर वो अपने अंकल के घर आता है तो देखता है किंजल को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं, लेकिन किंजल को शादी करने का मन नहीं था। वो रो रही थी और बबलू से कहने लगती है कि शहर जाकर डिग्री लेने का फायदा क्या हुआ जब मैं अपना सपना पूरा ही नहीं कर सकती। बबलू पूछता है तेरा सपना है क्या, तो वो कहती है अहमदाबाद में गरबा डांस कंपटीशन है और आगे चलकर मुझे कोरियोग्राफर बनना है। लेकिन उसके अंकल समझने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि डांस का नाम सुनते ही सभी को झमकुड़ी याद आ जाती है। बबलू उसे कहता है कि उसे जो करना है वो करे, वो हमेशा अपनी बहन के सपोर्ट में खड़ा है। रात के समय देखते हैं किंजल अपने घर से भागने वाली थी कि तभी झमकुड़ी उसे पकड़ के ले जाती है। इसके बाद बबलू से रहा नहीं जाता और वो अपने परिवार वालों को इकट्ठा करता है। कहता है कि उन्हें निकलना चाहिए उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए, मगर सभी लोग मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। वो गाँव वालों से मदद लेता है और उन्हें कहता है कि गाँव की बेटियों को जो उठाकर ले जा रही है उसके पीछे जो कोई भी है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं आप लोगों की मदद लेना चाहता हूँ, तो कौन है मेरे साथ। कोई भी गांव वाला हाथ नहीं उठाता। कुमुद कहती है वो बबलू के साथ है, और जब एक सामने आ गई तो सभी लोग सामने आने लगते हैं और कहते हैं वो बबलू के साथ हैं। फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं और बबलू उन्हें बताता है कि उनके टीम 3 भाग में डिवाइड हो जाएंगे। पहली टीम में बाबू भाई और ओमकार होंगे और वो शहर के बाहर पे नजर रखेंगे। दूसरी टीम पे गेल, चमा 5 और ए रहेंगे और वो हर गली में पहरा देंगे। और तीसरी टीम में बबलू और कुमुद होंगे और वो लोग हवेली में रहेंगे, और कुछ भी हो जाए वो उन्हें समझा देता है जमकुड़ी के जाल में फंसना नहीं है। सभी लोग अपने अपने जगह तक पहुंच गए थे और बबलू कुमुद के साथ प्यार भरी बातें करते रहता है। बाबू भाई को टॉयलेट लगती है, लेकिन वो अकेले जाना नहीं चाहता, तो वो ओमकार को भी अपने साथ ले जाता है। मगर तभी वहाँ उन्हें चुड़ैल नजर आती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम दूसरी टीम को देखते हैं और गैल चंद्र, छौमा 5 और ए को डरावनी कहानी सुना रहा था, मगर तभी वहाँ पर बबलू के दादाजी पहुंच जाते हैं, जिससे कि गैल चंद्र डर जाता है। फिर वो लोग उन्हें वापस घर जाने को बोलते हैं, लेकिन तभी उनके सामने चुड़ैल आती है और वो तीनों भी वहां से भाग जाते हैं। ओमकार और बाबू भाई को भी हर जगह चुड़ैल नजर आ रही थी। बाबू भाई बबलू को फोन करके बताता है कि झमकुड़ी उनके सामने है। बबलू कहता है तो उसे पकड़ के रखो। बाबू भाई कहता है वो कोई मुर्गी थोड़ी है, चुड़ैल है। गैल चंद्र भी फोन करता है, कहता है कि उसे हर जगह चुड़ैल नजर आ रही है। बबलू सोचने लगता है कि आखिर एक ही समय पर झमकुड़ी 2 लोगों को कैसे दिखाई दे सकती है। कुमुद कहती है 2 नहीं 3, क्योंकि उनके सामने भी झमकुड़ी नजर आ रही थी। गैल, छौमा 5 और ये किसी तरह झमकुड़ी को कैद करने में कामयाब होते हैं। इधर ओमकार के सामने जब चुड़ैल आती है तो वो अपने उल्टी को रोक नहीं पाता। कुमुद चुड़ैल से कहती है कि अगर तुम सच में झमकुड़ी हो तो मुझे मार के दिखाओ। तभी कुमुद के पीछे बबलू भूत बनकर आता है, जिसे देखकर वो सामने जो चुड़ैल होती है वो भाग जाती है, लेकिन खंबे से टकरा के गिर जाती है। मतलब कि वो कोई चुड़ैल नहीं थी। आखिर में वो सभी लोग देखते हैं कि उन्हें डराने वाला कोई और नहीं बल्कि कुंवर का आदमी राम से था। दूसरी थी बासुंदी और तीसरा था मनसुख, जिसे देखकर बबलू भाई हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसे कब से ढूंढ रहा था। अब बबलू चिल्लाकर उनसे पूछता है कि आखिर ये सब के पीछे है कौन, चुड़ैल का मास्टरमाइंड कौन है। तो वो लोग बता देते हैं इस सब के पीछे कुंवर था। अब गांव वाले कुंवर को मारने पर आ जाते हैं और उसे वो आज जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि इतने साल तक गांव वाले डर में जी रहे थे। मगर ओमकार गांव वालों को समझाता है कि कुंवर को क्या सजा मिलेगी ये अदालत डिसाइड करेगा।
आप लोग नहीं। पारुल भी वापस आ गई थी मगर उसे तो सच में झमकुड़ी पकड़ के ले गई थी। मगर बबलू को कुमुद बताती है कि पारुल के गायब होने के पीछे उसकी माँ राजकुमारी थी। मगर सवाल ये है कि वो ऐसा करेगी क्यों? बबलू बताता है क्योंकि वो महल की ओनर बनना चाहती थी और खजाने को हड़पना चाहती थी। और उसे कुमुद की याद तभी आती है जब नवरात्रि आती है। मतलब कि वो कुमुद को अपना नहीं मानती, बस उसकी मदद से वो महल को हड़पना चाहती है और महल की मालकिन बनना चाहती है। और वो बीना के बारे में कुछ ज्यादा ही अनाप शनाप बोलने लगता है तो गुस्से में कुमुद बबलू को थप्पड़ लगा देती है और अपनी आंटी को लेकर चली जाती है। ओमकार कुंवर को अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद बबलू का दिल टूट चुका था क्योंकि कुमुद ने उसे सबके सामने थप्पड़ लगाया। मगर गेलचंद्र कहता है कि तूने बीना के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बोल दिया। मगर वो बबलू को समझाता है कि अगर तू कुमुद से प्यार करता है तो जाकर उसे प्रपोज कर दे। इधर देखते हैं कि बीना कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो कुमुद से माफी मांगती है। कुमुद कहती है कि मुझे बबलू पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। बीना कहने लगती है कि गांव वाले उसके परिवार से नफरत करते हैं और कुमुद की मदद वो चाहती है ताकि गांव वाले राजकुमारी बीना के ऊपर वापस से यकीन करे और वो गांव वालों का ट्रस्ट जीत सके। इसीलिए राजकुमारी गांव वालों को इनविटेशन कार्ड भिजवाती है और उन्हें नवरात्रि में इनवाइट करती है उसी महल में। गेलचंद्र बबलू से कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ही दिन में कुमुद वापस लंदन चली जाएगी। इधर पुलिस स्टेशन में ओमकार कुंवर को पीट रहा था और उसे जवाब मांगता है कि आखिर बाकी लड़कियां कहाँ हैं। मगर वो कहता है उन लड़कियों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, वो तो बस गाँव में झमकुड़ी का डर फैलाना चाहता था। इधर शाम के समय नवरात्रि की पहली रात सभी गांव वाले महल में पहुंच जाते हैं गरबा नाइट के लिए और वहां राजकुमारी सभी को गरबा डांस करने को बोलती है। वहां पर एक क्लाइंट भी आया होता है जो राजकुमारी के साथ इस हवेली को लेकर डील करता है। बबलू कुमुद से बात करने की कोशिश करता है मगर वो तो गरबा करने में बिजी थी और वो उसकी बात नहीं सुनती। मगर वो गरबा करते करते डांस में इतनी ज्यादा खो जाती है कि राजकुमारी भी उसे देखकर काफी खुश हो गई थी कि तभी अचानक कुमुद चुड़ैल में बदल जाती है और सभी गाँव वाले वहाँ से भाग जाते हैं। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि बीना भी बेहोश हो गई थी। अब अगली सुबह देखते हैं कि कुंवर, मनसुख और रामसे को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाता है और उन्हें गांव से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। मनसुख कुमार को बता देता है कि कल रात गरबा नाइट में क्या हुआ। कुंवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खजाना हथियाना चाहता था। बबलू और गेलचंद्र का भी होश उड़ चुका था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चुड़ैल जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ असली निकल गया। अब वो लोग करेंगे क्या? वो दोनों पहुंचते हैं कालीचरण बाबा के पास जो अभी भी जेल में बंद होते हैं और बबलू उनसे मदद मांगता है और पहले मारने को लेकर माफी मांग लेता है। वो बाबा को मनाने लगता है उसकी मदद करने के लिए क्योंकि जैसे बाबा के साथ अभी भी उसकी पत्नी रहती है वैसे ही बबलू के दिल में कुमुद रहती है। बाबा मदद करने के लिए मान जाते हैं और पूछते हैं कुमुद को हुआ क्या। बबलू बताता है उस पर चुड़ैल झमकुड़ी हावी हो गई थी। वो दोनों बाबा को लेकर महल पहुंचते हैं और वो बरगद के पेड़ के सामने आते हैं और कहते हैं झमकुड़ी का अंश इसी पेड़ में है और हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी। इस पेड़ को आग लगाना होगा तभी वो भस्म हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर कुंवर आ जाता है और उनसे कहता है कि कल ना ये महल होगा ना खजाना, तुम लोग शायद इस महल को बचा भी लोगे मगर कुमुद को कैसे बचाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाबा जी वहाँ पर पूजा पाठ करने लगते हैं और इधर मनसुख कुंवर को आकर बताता है कि उसने इंतजाम कर दिया है। एक रिमोट दिखाता है, कहता है इसमें एक बटन दबाने से पूरा महल तबाह हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ खजाना जो हम आपस में बांट लेंगे। इधर महल के अंदर कुंवर के कुछ लोग बॉम्ब प्लांट कर रहे थे लेकिन झमकुड़ी उन पर हमला कर देती है। इधर पेड़ के सामने कुछ लोग खुदाई करते हैं और फिर झमकुड़ी कुंवर पर हमला करती है और उसे उठाकर पटक देती और उसका हाथ पैर तोड़कर उसे वहीं मार डालती है। ये देखकर मनसुख और राम से भाग जाते हैं। पेड़ के सामने खुदाई करने पर उन्हें बड़ा सा संदूक मिलता है और उसी के अंदर खजाना था। इससे पहले कोई खजाना को ले जाता कुमुद मतलब के झमकुड़ी वहाँ पर आ जाती है जिससे कि सभी गाँव वाले वहाँ से भाग जाते हैं। मगर बबलू उन सभी से कहता है डरने की जरूरत नहीं है और वो झमकुड़ी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हें चाहिए क्या। तभी बाबा जी पेड़ पर आग लगा देते हैं ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन झमकुड़ी हंसने लगती है, कहती है तुम्हें लगा पेड़ को जला देने से तुम लोगों को मेरे से मुक्ति मिल जाएगी, खजाने से तुम लोग दूर रहो क्योंकि ये खजाना मेरा है। बबलू कहता है नहीं चाहिए तेरा खजाना, इसी खजाने के चलते तूने 99 रानियों को मार डाला। वो कहती है मर्दों की दुनिया में मेरा क्या ही अस्तित्व है, मेरे कहानी को भी बदल दिया गया, तुम सभी से मेरा सच छुपाया गया। वो बताती है कि जब राजा इंद्रजीत यहाँ राज किया करते थे तो प्रजा में सुख शांति समृद्धि थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब रानीवाड़ा गांव दुर्गति की तरफ जा रहा था। इसी से छुटकारा पाने के लिए राजा ने एक पंडित को बुलाया। झमकुड़ी जिसकी शादी भी नहीं हुई थी
वो अपनी ही दुनिया में रहा करती थी। कविताएं कहानियां लिखती थी जिसमें वो लिखा करती थी कि किस तरीके से समाज में औरतों को नीचा दिखाया जाता है और उन्हें बराबर भी नहीं माना जाता। एक दिन राजा इंद्रजीत की तरफ से झमकुड़ी को शादी का प्रस्ताव आता है और वो शादी के लिए मान भी जाती है। सोचती है कि वो रानी बन जाएगी तो वो औरतों के लिए और उनकी भलाई के लिए काम करेगी। मगर उसे समझ आ गया था कि ये शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। शादी करने के बाद पता चला कि राजा की 99 पत्नियां हैं और उसे जो वादा करके यहाँ लाया गया था वो सब कुछ झूठा था। वो सभी रानियां अपने अपने कला में माहिर थी। दुर्गति से छुटकारा पाने के लिए जिस पंडित को बुलाया गया था उसी ने बताया था कि राजा को नवरात्रि के 9वें दिन 100 प्रगतिशील लड़कियों को एक साथ बलि देना होगा और इसे होगा ये कि रानीवाड़ा के ऊपर जो भी संकट आ रही है वो हट जाएगा। नवरात्रि के 9वें दिन राजा अपने रानियों को बलि चढ़ाने वाला था। 99 रानियों को आग में झोंक दिया जाता है और झमकुरी भागने की कोशिश करती है। गांव वालों से जान की भीख मांगती है लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता। नवरात्रि में माँ की पूजा होती है और कोई भी झमकुड़ी की मदद नहीं करने आया, इसीलिए वो मरने से पहले गांव वालों को श्राप देती है कि इस गांव में नवरात्रि की पूजा कभी नहीं होगी और वो बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देती है। ये कहानी सुनकर गांव की औरतें काफी इमोशनल हो गई थी। बबलू से कहता है तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। झमकुड़ी कहती है इस दुनिया में औरतों के लिए ना कभी कोई बदलाव आया है ना कभी उनकी हालत सुधरेगी। बबलू से कहता है कि तुमने सही कहा, हम सभी औरतों के साथ वही कर रहे हैं जो राजा कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी कहानी ने हमारी आंखें खोल दी है। और वो वादा करता है कि औरतों को वो बराबरी का हक दिलवा के रहेगा और वो झमकुड़ी के सामने जाता है, कहता है कि उसे गांव वालों को छोड़ देना होगा। बदले में वो झमकुड़ी से शादी करने के लिए तैयार है। गांव वाले हैरान होते हैं। फिर वहां एक संदूक के अंदर से बाकी रानियों की आत्मा निकल कर सामने आती है। झमकुड़ी सभी से कहती है अन्याय सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि इन सभी के साथ हुआ है। बबलू सभी से शादी करने के लिए तैयार था, जिसके बाद बबलू उस जलते हुए बरगद के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाकर उन सभी रानियों के साथ शादी कर लेता है और ऐसा करते ही झमकुड़ी और उन सभी रानियों के आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं कि गांव के जितने भी लड़कियां जो गायब हो गई थी वो सभी वापस आ जाती हैं। सरपंच की बेटी भी वापस आ गई थी। किंजल का कोई अता पता नहीं था कि इतने में वहां किंजल आती है, मगर देखते हैं कि उस रात वो भागने की कोशिश की थी। उस रात झमकुड़ी उसे पकड़ के नहीं गई थी बल्कि उसे गैलचंद्र मिलता है और उसे भागने में मदद करता है। मतलब कि किंजल तो अहमदाबाद चली गई थी कंपटीशन के लिए। बबलू और गैलचंद्र के पास खजाना था और गैलचंद्र प्लान बनाता है कि उन लोगों ने एक चुड़ैल का सामना किया तो वो लोग अब चुड़ैल को मुक्ति दिला सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। मगर बबलू को चिंता हो रही थी कि अभी तक कुमुद वापस क्यों नहीं आई। कि इतने में वहां उसे मिलने के लिए कुमुद आती है और वो बिल्कुल ठीक है और वो मदद के लिए बबलू को थैंक यू कहती है, क्योंकि अगर उसने पहल नहीं की होती तो शायद झमकुड़ी को मुक्ति नहीं मिलती। फिर वो उसे अपनी दिल की बात कह देता है कि वो उसे प्यार करता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है लंदन से और वो बाबू भाई को ढूंढ रही थी। कहती है कि मैंने उनसे कहा था कि मैं नवरात्रि के बाद आऊंगी, पहले आने वाली थी लेकिन मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया। वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम है राजकुमारी कुमुद। ये सुनकर बबलू शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर ये कुमुद है तो जिससे वो प्यार कर बैठा था वो कौन थी। इसके बाद रानीवाड़ा में रौनक लौट आती है और झमकुड़ी से अब लोग डरते नहीं बल्कि वो तो गांव की शान बन गई है। सभी रानियों की चीजों को सम्मान के साथ महल में रखा जाता है और अब बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है। अपने अंकल के आशीर्वाद से बबलू अपना स्टार्टअप शुरू करता है, BBC भूत भगाओ कंपनी, और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। मतलब कि शुरू से ही कुमुद झमकुड़ी थी और वो बबलू को अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि बबलू ही है वो जो उसे मुक्ति दिला सकता है। और बाबा की बात की जाए तो याद है ना कि बाबा ने कहा था कि बबलू की शादी 100 औरतों से होगी और लास्ट में बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब कि बबलू और उस बाबा का मिलना तय था। खैर ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।